नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। बहुत अंतराल के बाद हमारा भेंट हो रहा है। चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे 10वीं लोकवाणी का तीसरा पाठ, सफ़र का साथी और सिरदर्द। मित्रों, ये पाठ को लिखा है राम नारायण उपाध्याय जी ने। मित्रों, राम नारायण उपाध्याय एक व्यंग्यकार थे, मतलब ये व्यंगों पर ज़्यादा लिखते थे। और साथ ही साथ ये पाठ में भी इन्होंने बताया कि आप भी जानते हो, जब हम रेल यात्रा करते हैं तो कैसे कैसे लोग हमें मिलते हैं, कैसे कैसे लोगों से हमारा वार्तालाप होता है और कैसे क्या भावनाएं उनकी हमारे हमारे प्रति उत्पन्न होती है। उन सारे विचारों पर इन्होंने ये पाठ लिखा है। बहुत ही सुंदर पाठ है। चलिए शुरू करते हैं। ये पाठ को मैंने 2 भागों में बताया है। पहला भाग भी आपको देखना है, उसके बाद दूसरे भाग को भी देखना है, तब आपको ये पूरा पाठ समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला भाग। शुरू करते हैं पाठ, राम नारायण उपाध्याय, सफ़र का साथी और सिरदर्द। मुझे अकेले यात्रा करने में आनंद आता है। इससे चलती रेल में से पैरों के नीचे से निकल जाने वाली नदी में कल्पना में डुबकी लगाने, जो पास लगते हैं उन वृक्षों के निरंतर पीछे छूटते चले जाने, और जो दूर है उन भागते वृक्षों का साथ निभाने में बड़ा मजा आता है। मतलब यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ क्या लेखक कहना चाहते हैं। मतलब एक बहुत ही सुंदर बना, आपको अब लगने लगेगा आप खुद ट्रेन में बैठे हो। दरअसल इनका लेख ही ऐसा रहता था कि आपको ऐसा लगने लगा आप खुद ट्रेन में बैठे हो। और देखिए यहाँ ये क्या बताना चाहते हैं कि उन्हें अकेले ट्रेन में बैठ के यात्रा करने में मजा आता है, क्योंकि वो देखते हैं आप जो आप ट्रेन में बैठे हो, आप देखो दूर दूर से पेड़ पीछे चले जा रहे हैं। मतलब आप आगे जा रहे हो, पीछे पेड़ छुट्टे जा रहे हैं। आप देख रहे हो यदि कोई नदी आ जाए तो आपको ऐसा लगता है आपके जैसे आपके नीचे से ही वो नदी बह रही है। और उनकी ऐसी कल्पना है कि जब नदी आती है उनको ऐसा लगता है उनके पैर नदी में डूबे हैं, और सारे वृक्ष जो उनके अच्छे लग रहे हैं वो पीछे छूटते चले जा रहे हैं। इसके बारे में इन्होंने बताया है। यात्रा में अगर कोई साथ मिल जाए तो ऐसा लगता है मानो वह मेरी निगाह चुरा रहा हो। मैं किसी किसी की ओर एकटक निहारता हूँ, किसे देखकर नाक बहुत सिकोड़ता हूँ, और कौन मेरे एकांत क्षणों का अंतरंग साथी है, इन सब बातों पर कोई निगाह रखे, यह मुझे कतई पसंद नहीं। तो मतलब अब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि जब वो लेखक ट्रेन में यात्रा करते हैं, रेल में यात्रा करते हैं, तो उन्हें कोई ना कोई ऐसा इंसान मिल ही जाता है जो उनको कुछ उनकी निगाहें चुरा रहा है। और उनको नहीं पसंद कि अगर वो किसी को देख रहे हैं तो उन्हें कोई देखे। वो अगर किसी को देख के जल रहे हैं या फिर उन्हें किसी को देख के चिढ़ आ रही है, वो भी कोई देखे कि वो देखो ये इंसान उसको देख के चिढ़ रहा है। और उन्हें ये भी नहीं पसंद क्योंकि ये सब की बातें पर कोई उनके ऊपर ध्यान दे, वो इनको नहीं पसंद, लेखक को नहीं पसंद। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी जब रेल की खिड़की से बाहर झांककर दूर के दृश्य, किसी प्राकृतिक मनोरम दृश्य को देखना चाहता हूँ, जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त, तभी मेरी दृष्टि उचट कर किसी वृक्ष की डाली पर पांव टिकाए बच्चों को देखने में जा उछलती है, तब कैमरे के हिल जाने की तरह सारा दृश्य गायब हो जाता है, और मैं सोचता ही रह जाता हूँ कि आखिर मैं देख क्या रहा था। तो समझ लो मित्रों, ये जो गद्य है इसमें क्या उपाध्याय जी कहना चाहते हैं। उपाध्याय जी कहना चाहते हैं कि जब मैं अपने जो रेल चल रही है, रेल के खिड़की से जब मैं देखता हूँ कि चलो कुछ सूर्यास्त देखते हैं, सूर्योदय देखते हैं, या फिर कुछ प्रकृति के मनोरम मतलब सुंदर दृश्य अगर हम देखने के लिए, जैसे ही मैं बाहर झांकता हूँ तैसे ही मेरी दृष्टि उछल कर उन बच्चों पर जाकर उलझ जाती है जो पेड़ पर बैठे रहते हैं। और थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा लगता है, मतलब पलक झपकते ही कैमरा जैसे कुछ हिल जाता है ना, कैमरा हिल जाता है, वैसे लगता है पलक झपकते ही सारा दृश्य गायब हो गया। क्योंकि आप भी जानते हो रेल इतना तेज चलती है कि उसके अंदर कोई भी दृश्य को एक टक देख पाना बहुत ही मुश्किल है। और यही यहाँ लेखक बताना चाहते हैं कि वो शुरुआत से बताना चाहते हैं, वो ट्रेन का जितना रेल में आप जब भी सफर करते हो जो आपको सारे चित्रण होते हैं, सारी चीजों के चित्रण होते हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया है। कभी कभी मेरी दृष्टि नदी किनारे के सौंदर्य को निहारने चाहती है। मतलब अब क्या लेखक बताना चाहते हैं कि जो अब आप देखो, आप कभी कभी यदि आप ट्रेन से जा रहे हो, आपके समझ ले आप गुजर रहे हो और आप वहाँ देखते हो कि ट्रेन जो है, ट्रेन से बाहर कोई नदी बह रही है, तो वो लेखक को देखने में बहुत मज़ा आता है। वो चाहते कि वो नदी ऐसे ही बहती रहे और ट्रेन भी शायद वहाँ रुक जाए कि मैं उस बहती हुई नदी को निहारता रहूं, उसे देखता रहूं। क्योंकि नदी जब उनके सामने दृष्टिगोचरित होती है तो उन्हें बहुत अच्छा
लगता है। इसी बीच जैसे आंख में कंकरी गिर जाए, ऐसे रास्ते में पहाड़ी के आ जाने से सारा दृश्य चौपट हो जाता है। मतलब अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, उन्होंने एक कहावत जैसा कहते हैं ना, एक अलग भावना बताई है कि जैसे आंख में कोई कंकड़ चला जाए, आंख में कोई कंकड़ चल जाए, वैसे ही नदी का दृश्य हटकर जब पहाड़ों का दृश्य आ जाता है तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे आंख में किसी ने कंकड़ डाल दिया हो, और मेरे जो मैं अच्छा सा दृश्य, मनोरम दृश्य जिससे मुझे आनंद मिलता है, वो दृश्य देख रहा था और अचानक वो दृश्य बहुत ही मुश्किल है। और यही यहाँ लेखक बताना चाहते हैं कि वो शुरुआत से बताना चाहते हैं, वो ट्रेन का जितना रेल में आप जब भी सफ़र करते हो जो आपको सारे चित्रण होते हैं, सारी चीज़ों के चित्रण होते हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया है। कभी कभी मेरी दृष्टि नदी किनारे के सौंदर्य को निहारने चाहती है। मतलब अब क्या लेखक बताना चाहते हैं कि जो अब आप देखो, आप कभी कभी यदि आप ट्रेन से जा रहे हो, आपके समझ ले आप गुजर रहे हो और आप वहाँ देखते हो कि ट्रेन जो है, ट्रेन से बाहर कोई नदी बह रही है, तो वो लेखक को देखने में बहुत मज़ा आता है। वो उस चाहते कि वो नदी ऐसे ही बहती रहे और ट्रेन भी शायद वहाँ रुक जाए कि मैं उस बहती हुई नदी को निहारता रहूं, उसे देखता रहूं, क्योंकि नदी जब उनके सामने दृष्टिगोचरित होती है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। इसी बीच जैसे आंख में कंकरी गिर जाए, ऐसे रास्ते में पहाड़ी के आ जाने से सारा दृश्य चौपट हो जाता है। मतलब अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, उन्होंने एक कहावत जैसा कहते हैं ना, एक अलग भावना बताई है कि जैसे आंख में कोई कंकड़ चला जाए, आंख में कोई कंकड़ चल जाए, वैसे ही नदी का दृश्य हटकर जब पहाड़ों का दृश्य आ जाता है तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे आंख में किसी ने कंकड़ डाल दिया हो, और मेरे जो मैं अच्छा सा दृश्य, मनोरम दृश्य जिससे मुझे आनंद मिलता है, वो दृश्य देख रहा था और अचानक वो दृश्य गायब हो जाए। कभी कभी मेरा मन उच्चाकाश में उड़ने वाली पक्षियों के साथ अनंत के ओर छोर नापना चाहता है। मतलब अब क्या बोल रहे हैं, ऊंचा आकाश, मतलब अब देखो मित्रों, यहाँ संधि है, यहाँ क्या हो जाएगा, उच्च प्लस आकाश। उच्च आकाश मतलब बहुत ही ऊपर, अत्यधिक ऊंचाई पर, समझ रहे हो, अत्यधिक ऊंचाई पर जब कभी लेखक का मन कहता है कि मैं ऊपर उड़ने वाले पक्षियों को देखूं जो एकदम भरे आसमान में, खुले आसमान में आनंद से उड़ रहे हैं, तब और छोर नापना चाहता हूँ, मतलब मैं पूरे आकाश को नापना चाहता हूँ। इसी बीच रेल किसी गुफा में प्रवेश कर जाती है और तब लाचार मन को भी मन मारकर सुरंग की उस पतली लकीरें में से निकलने को बाध्य होना पड़ता है। मतलब लेखक कहना चाहते हैं कि जब भी मैं उन आसमानों को देखना चाहता हूँ, तभी न कहीं से गुफाएं या फिर सुरंगें आ जाती हैं जिनमें रेल घुस जाता है, और उनके सामने वो बस पहाड़, मतलब आप देखते हो पत्थर की जो लकीरें हैं, या फिर आप बोल सकते हो अंधेरा अंधेरा ही छा जाता है। लेकिन इसके लिए भी लेखक बाध्य है। बाध्य मतलब विवश हैं, मजबूर हैं, क्योंकि वो तो रेल है, छुक 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 कर कर चलती रहती है। उसे तो उसका तो एक ही लक्ष्य होता है, अपने मंजिल पर अपने यात्रियों को पहुंचाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे मुझे बस की यात्रा कतई पसंद नहीं। कतई मतलब बिल्कुल। उसमें यह भी जरूरी नहीं कि बगल में बैठने वाला आदमी हमारा मनपसंद ही हो। अनेक बार तो ऐसे व्यक्ति से पाला पड़ जाता है जो रूठी हुई पत्नी की तरह लाख मनाने पर भी सीधे मुंह बात नहीं करता, और अगर उससे प्रश्नों के जरिए छेड़खानी की जाए तो हाँ हूँ में जवाब देकर खिड़की से बाहर मुंह लटका लेता है। तो मतलब यहाँ देखो क्या बताना चाहते हैं लेखक कि रेल की बात छोड़ो, मुझे तो रेल की बात छोड़ो, रेल तो कुछ तो मन भाता है, लेकिन मुझे बस की यात्रा बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि वहाँ नहीं मालूम कि कब कोई इंसान हमारे बगल में बैठ जाए, और क्या पता वो हमारे मनपसंद हो कि नहीं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जैसे रूठी हुई पत्नी की तरह लाख मनाने पर भी सीधे मुंह बात नहीं करता। मतलब जो इंसान बगल में बैठा है उससे मैं बात करना चाहता हूँ, लेकिन कैसे हमारी पत्नियाँ रूठ जाती हैं, या फिर सॉरी हमारी नहीं, मतलब मैं बोलना चाहता हूँ जिसके पत्नियाँ कैसे रूठ जाती हैं और रूठ जाती है, तो हम उनको मनाने की कोशिश करते हैं। वैसे वो लोग होते हैं, और ज़्यादा बोल दिए तो जैसे बाहर ही झांकने लगते हैं, हमारा मुंह भी नहीं देखना चाहते, ऐसे लोग भी मिलते हैं। कभी कभी ऐसा भी साथी मिल जाता है कि आप चाहे सुने या ना सुने, वह अपनी बात तब तक सुनाता रहेगा जब तक दो में से एक उतर ना जाए। मतलब कुछ लोग बातूनी भी कभी कभी मिल जाते हैं। बातूनी मतलब वो बोलता ही रहेगा, आप सुनो चाहे ना सुने। हम लोग बोलते हैं ना कि
पकाने वाला, या फिर हम लोग बोलते हैं ना पूरा बोरिंग कुछ लोग मिल जाते हैं कि वो बोलता ही रहेगा जब तक आप या फिर आप ना उतर जाओ या फिर वो ना चला जाए, आपके कान में उसकी आवाज़ चुभती ही रहेगी। आगे लेखक कहना चाहते हैं, मुझे सुपरफास्ट ट्रेन के बजाय एक्सप्रेस में यात्रा करना ज़्यादा पसंद है। कारण सुपरफास्ट ट्रेन का स्वभाव उस विशिष्ट व्यक्ति की तरह होता है जो रास्ते में मिलने वाले बराबरी वालों की उपेक्षा कर बड़ों से मिलने दौड़ जाता है। उससे आदमी से अधिक अपनी चाल पर नाज होता है, जबकि एक्सप्रेस एक दोस्त की तरह हो दूर से स्टेशन देखकर अपनी चाल धीमी कर देती है, सबको अपने हृदय में स्थान देती है और जब चलती है तो इस कदर धीरे जैसे कोई एक मित्र दूसरे को विदा ले रहा हो। मित्रों, बहुत सुंदर यहाँ उन्होंने उदाहरण दिया है। अब देखो यहाँ उन्होंने बताया एक सुपर फास्ट ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन में क्या अंतर होता है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। अच्छा, आप एग्जांपल ले लो अपने हमारे मुंबई की लोकल की, जो कि अभी लॉकडाउन में बंद है, लेकिन याद तो आएगी। मुंबई लोकल, अब आप देखोगे कुछ एक फास्ट ट्रेन होती है जो बोरीवली से डायरेक्ट अंधेरी जाती है, फिर अंधेरी से बांद्रा, बांद्रा से दादर। जो स्लो ट्रेनें होती हैं वो बोरीवली से भी कांदीवली वगैरह ऐसे छोटे छोटे स्टेशनों से गुजर के जाती है। तो लेखक ने बोला है जो बोरीवली से अंधेरी जा रही है वो सुपर फास्ट ट्रेन के बराबर है। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि ये ट्रेनें मुख्य मुख्य चीजों पर ध्यान देती हैं, मुख्य मुख्य जगहों पर जाती है, जो छोटे मोटे ट्रेनें उनको ध्यान नहीं देती। कुछ इसी उनका उन्होंने व्यक्तिकरण किया है, समझ रहे हो, उन्होंने व्यक्तिकरण किया है। कहा है कि एक इंसान जैसा है कि जिसको सुपरफास्ट ट्रेन वो इंसानों जैसी हैं जो बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े हस्तियों को इज्जत देते हैं और छोटे छोटे लोगों को लात मारते हैं। और जो ये हमारी एक्सप्रेस ट्रेनें हैं वो सबके लिए एक भावना रखती है और दूर से यदि वो किसी को भी देख ले तो अपनी चाल धीमी करके रुकना शुरू कर देती है, सबको अपने हृदय में स्थान देती है, सबसे अपना खुशी एवं गम दोनों बांटती है। आगे बढ़ते हैं। अपने को तो भाई साहब रेल की खिड़की से दुनिया देखने में बड़ा मजा आता है। ऐसे लगता है जैसे शीशे में से डिब्बे वाला बाइस्कोप देख रहे हो। मतलब समझ रहे हो। तो यहाँ लेखक क्या कहना चाहते हैं कि मुझे बहुत पसंद है रेल की खिड़की से बाहर का नज़ारा देखना। मुझे वो ऐसा लगता है जैसे हम किसी डब्बे में से बाइस्कोप देखते हैं ना, डिब्बे वाला बाइस्कोप, तो कैसे उसमें अलग अलग नज़ारा दिखता है, वैसे ही लेखक उपाध्याय जी को लगता है ट्रेन से बाहर का नज़ारा देखने के लिए। लेकिन कोई देखने दे तब तो, जैसे ही आपने पाँव रखा और अपनी सीट पर बैठे कि सामने के सीट पर बैठा यात्री आपके झोले में से झांकते अखबार की ओर देखकर पूछेगा, क्या मैं इसे ले सकता हूँ। तो मतलब यहाँ क्या बताना चाहते हैं लेखक कि मेरा तो मन बहुत रहता है, लेकिन जैसे ही हम ट्रेन में घुसते हैं और अपनी सीट पे मैं बैठता हूँ तो सामने क्या पता कैसे लोग मिल जाते हैं। तो हमेशा मुझे ऐसे ही लोग मिलता है, जैसे ही मैं बैठा वैसे ही मेरे झोले में देख रहा है कि अखबार है और तुरंत बोलेगा, क्या मैं आप इसे ले सकता हूँ। ऐसे लेखक को इंसान मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। भले ही आपने उसे अभी अभी खरीदा हो और उसे खोलकर पढ़ने तो दूर पन्ने पलट कर भी ना देखा हो, लेकिन आपके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अखबार सामने वाले के हाथों में होगा। अब आपकी स्थिति मांगने वालों की हो जाएगी और आप उत्सुकता से राह देखेंगे कि समाचार पत्र अब लौटेगा कि तब। तभी वे सज्जन एक जमाई लेकर उसे बेतरतीबी से मोड़ते हुए किसी दूसरे मांगने वाले की ओर इस तरह शान से बढ़ा देगा मानो समाचार आपका नहीं उनकी निजी संपत्ति हो। देखते ही देखते समाचार पत्र के पन्ने एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डिब्बे के चक्कर काटने लगेंगे। मज़े की बात यह है कि एक समाचार पत्र के इतने कितने उपयोग हो सकते हैं, इसका अंदाजा रेल की यात्रा करते समय ही लगाया जा सकता है। कोई ललित निबंध के तो कोई संपादकीय के पन्ने से अपनी सीट झाड़ता नजर आएगा। कोई समाचार पत्र फैलाकर उस पर भोजन करता दिखाई पड़ेगा। बेचारे समाचार पत्र वालों ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि उसके पत्र के इतने उपयोग हो सकते हैं। तो मतलब देखो लेखक यहाँ फुल टू फुल रेल का वर्णन कर रहे हैं कि रेल के अंदर का जो वातावरण होता है वो कैसा होता है। वो बोलना चाहते हैं कि जैसे ही इंसान और मेरे उत्तर का वो इंसान जिसने मुझसे अखबार मांगा है, मेरे उत्तर का वो प्रतीक्षा नहीं करेगा। जब तक मैं उत्तर दूंगा या जब तक मैं उत्तर के बारे में सोचूंगा तब तक मैं देखूंगा कि उसके हाथ में मेरा समाचार पत्र है।
और वो समाचार पत्र को पढ़ेगा और फिर अब क्या हो जाएगा, अब मैं मांगने वाले पक्ष से हो जाऊंगा, मतलब मुझे उससे समाचार पत्र मांगना पड़ेगा जो मुझे पसंद नहीं, और मैं सोचूंगा कि कब लौट कर वो समाचार पत्र मेरे पास आए, यही सोचता रहूंगा। और उसके बाद अगर किसी ने उस आदमी से समाचार पत्र मांग लेगा तो वो उसको ऐसे समाचार पत्र देगा जैसे मानो समाचार पत्र उसकी ही निजी संपत्ति मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब वो उसी का है और वो उससे बड़ी शान से दे देगा। तो अब जब उसके, तो ऐसे ही समाचार घूमता रहेगा। और लेखक ये भी बताना चाहते हैं कि समाचार पत्र का कितना जरूरत है या फिर कितनी जरूरत है वो आपको ट्रेन में मतलब रेल में ही पता चल सकता है, अग्निशामनी में ही पता चल सकता है कि कितना उस अखबार की जरूरत है। कुछ लोग उस अखबार पर सोएंगे, कुछ लोग उस अखबार पर खाना खाएंगे, कुछ लोग उस अखबार के संपादकीय के जो पन्ने होते हैं उससे अपनी सीट पोंछेंगे। और ललित निबंध ये सब तो आप भी जानते हो, अगर आपको संपादकीय नहीं मालूम होगा तो आप यशोभूमि पेपर ले लीजिए, उसमें संपादकीय एक विभाग रहता है। तो ऐसे कई कई अखबार का उपयोग उन्होंने बताया है कि लोग कैसे कैसे रेल में अखबार का उपयोग करते हैं, और इतना उपयोग एक अखबार का हो सकता है ये तो जो लोग अखबार छापते हैं उनको भी नहीं पता होगा। आगे बढ़ते हैं। इन सबसे परेशान होकर जब आप पीछे की ओर सिर टिकाकर कुछ क्षण आराम करना चाहोगे, इसी बीच सामने से प्रश्न उछलेगा, कहाँ तक चल रहे हैं। आप अनमने मन से कहेंगे भोपाल तक, पूछेंगे भोपाल गाड़ी कितने बजे तक पहुंचती है, कहेंगे 3:15 बजे। उनका तर्क होगा पहले तो 4 बजे पहुंचती थी, कहा टाइम बदल गया। बोले गाड़ी में तो कोई जगह चेन पुलिंग होती होगी, आज की तारीख में पहुंच जाए यह गनीमत है। मतलब एक परेशानी से पिछकारा छूटा कि हमें वो पीछा छूटा कि दूसरा परेशानी आ गया, बातू नहीं लो। अब इतना प्रश्न आपको पूछेंगे आप परेशान हो जाएंगे। अब देखिए एक जन ने लेखक से प्रश्न पूछा कि कहाँ जा रहे हो भाई, लेखक ने बोला भोपाल। फिर अगला प्रश्न, कितने बजे गाड़ी पहुंचेगी, लेखक ने कहा 3:15 बजे। उस पे टिप्पणी, क्या टिप्पणी, कि पहले तो 4 बजे पहुंच जाती थी। लेखक कहेंगे नहीं, टाइम बदल गया। अब फिर उसके बाद उसकी टिप्पणी बस शुरू ही हो जाएगी कि कोई लोग चैन को खींचेगा, कोई ये करेगा, फिर कोई चैन खींचेगा, कुछ अलग अलग परेशानी आएगी। बस यही सोचो, अगर ट्रेन सही सलामत अपने वक्त पर पहुंच जाए वही गनीमत है। गनीमत मतलब वही अच्छा है। अब सोचेंगे चर्चा का अंत हुआ। फिर आपको ऐसा लगेगा, मतलब हमें ऐसा लगेगा चलो यहाँ खत्म होता है, अब थोड़ा आराम करते हैं, लेकिन आगे देखो। तभी तीर की तरह प्रश्न उछलेगा, आप हबीबगंज उतरेंगे या भोपाल। कहा हबीबगंज। पूछा हबीबगंज क्यों, कहा वहां से तुलसी नगर पास पड़ता है। अरे वाह, मतलब अब आप देखो प्रश्न अभी खत्म नहीं हुए, प्रश्न शुरू। मतलब क्या पूछा उसने कि जब सब हुआ तो आपको क्या लगा कि हो गया खत्म, अब इसके आगे कुछ नहीं, लेकिन उसने तुरंत प्रश्न पूछा हबीबगंज उतरेगी कि भोपाल। लेखक ने उत्तर दिया हबीबगंज, क्योंकि दोनों पास पास है, जैसे हमारा वीरा नालसपारा वैसे हबीबगंज भोपाल। तो उन्होंने कहा कि भोपाल क्यों नहीं उतरोगे या हबीबगंज क्यों। तो लेखक ने कहा तुलसी नगर वहां से पास है, इसीलिए मैं हबीबगंज उतरूंगा। तो ऐसे ही अब कुछ प्रश्न आएंगे। मैं यहाँ पहला विभाग खत्म करता हूँ। आगे के पार्ट के लिए आप दूसरा विभाग जरूर देखिए। धन्यवाद।